Students, welcome to all of you in this online platform of महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट सागवाड़ा। आज के इस लेक्चर में हम आरसी सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एलआर सर्किट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने इंडक्टर और रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट किया था और हमने इंडक्टर और रेजिस्टेंस के सीरीज़ कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग हमने इम्पीडेंस और करंट और वोल्टेज के रिलेशन को हमने डिस्कस किया था। उसी सीरीज में आज के इस लेक्चर में हम रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को मीन्स प्रतिरोध और संधारित्र को श्रेणी क्रम में सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर वहाँ पर कॉम्बिनेशन को इस सर्किट को एनालाइज करने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हो कि एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है जिसको हम संधारित्र कहते हैं, दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है और एक एसी वोल्टेज सप्लाई से उसको कनेक्ट किया है। और एसी वोल्टेज जो हमारी जो सप्लाई है उसकी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, तात्क्षणिक जो मान है वोल्टेज का, वो हमारा है V = Vm sin ओमेगा टी, और उस सर्किट में से I करंट फ्लो हो रहा है। जैसा कि हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई सीरीज कॉम्बिनेशन है तो वहाँ पर करंट का मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, मीन्स यहाँ पर रेजिस्टेंस में से भी I करंट फ्लो होगा और कैपेसिटर में से भी I करंट फ्लो होगा। लेकिन दोनों टर्म के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप है वो डिफरेंट रहने वाला है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर कंसिडर हमने कर लिया कि हमारा जो ए बी पॉइंट है उसमें जो रेजिस्टेंस कनेक्ट है उसके अक्रॉस हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है वो वी आर है, और बी सी हमारा जो पॉइंट है उसके अक्रॉस जो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है वहाँ पर हमारा वोल्टेज ड्रॉप वी सी है। तो ये हो गया हमारा सर्किट के कंसिडरेशन पार्ट के रिगार्डिंग। अब हम यहाँ पर वोल्टेज की जो हमें इक्वेशन दे रखी है जो कि हमारी V = Vm sin ओमेगा टी है, उस इक्वेशन की हेल्प से यहाँ पर हम करंट फाइंड करेंगे एंड देन हम करंट और वोल्टेज की इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर वोल्टेज की इक्वेशन से हम अगर करंट की वैल्यू फाइंड करना है तो सबसे पहले यहाँ पर हम फेजर डायग्राम को डील करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डील कर लिया है कि अगर हमारा रेजिस्टिव सर्किट है, अगर किसी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस लगा है तो वहाँ पर वोल्टेज और करंट दोनों एक फेस में होते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप सर्किट में देख पा रहे हो कि यहाँ पर वोल्टेज और करंट वी आर, देखो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज वी आर हमारा होता है और करंट दोनों देखो एक ही लाइन में है ना, मीन्स वो एक फेस में हो गई। और ये हमारा हो गया इंस्टेंटेनियस वैल्यू का पीक वोल्टेज। अब हमने कहा कि रेजिस्टिव सर्किट के लिए वोल्टेज और करंट दोनों एक ही फेस में है, जैसा कि यहाँ पर फेजर डायग्राम में शो कर रखा है। लेकिन यहाँ पर तो सर्किट में रेजिस्टेंस के साथ हमने कैपेसिटर भी यूज़ किया है, और हमने जब कैपेसिटर के बारे में जब डील किया था तो हमने देखा था कि कैपेसिटर में हमारा जो वोल्टेज है वो लैग करता है जबकि हमारी जो करंट है वो लीड करती है। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख पा रहे हो कि हमारी जो करंट है वो वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर से π/2 एंगल से लीड कर रही है। तो यहाँ पर करंट जो हमारी है वो कैपेसिटर के वोल्टेज के अक्रॉस, जो हमारा कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उससे π/2 एंगल से करंट हमारी लीड कर रही है। क्योंकि हमने कैपेसिटर के लिए हमने जो इक्वेशन डिराइव की थी करंट की वो हमारी कुछ इस प्रकार थी, I = Im sin ओमेगा टी प्लस π/2 थी। अब देखो यहाँ पर π/2 है प्लस में, मीन्स हमारा कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट आ रही थी वो हमारी π/2 एंगल से लीड कर रही थी, जबकि हमारा जो वोल्टेज है वो लैग कर रहा था। इसीलिए हमारा जो VC का जो स्ट्रेट लाइन है वो कुछ इस प्रकार से आया है जो कि करंट से π/2 एंगल से लैग कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर फेजर डायग्राम। अब यहाँ पर हम फेजर डायग्राम की हेल्प से यहाँ पर इक्वेशन को डिराइव करने वाले हैं। तो जैसा कि आप ये स्ट्रेट लाइन देख पा रहे हो, तो ये स्ट्रेट लाइन हमारा मैग्नीट्यूड शो कर रही है VR। तो उसी के सामने ये पैरेलल लाइन जो है वो भी हमारे VR मैग्नीट्यूड को शो कर रही है। देखो ये VR मैग्नीट्यूड को शो कर रही है, तो ये हमारी लाइन भी VR मैग्नीट्यूड को ही शो करेगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये जो हमारी लाइन है वो VC मैग्नीट्यूड को शो कर रही है, और ये जो हमारी लाइन है वो VM मैग्नीट्यूड को शो कर रही है। तो यहाँ से हम देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्मेट हो रहा है। ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया, ये हमारा बेस हो गया, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो Vm² = VC² प्लस VR² हो जाएगा, है ना। Vm² = VC² प्लस VR²। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इक्वेशन राइट डाउन करने वाले हैं। सो Vm² = VR² प्लस VC²।
ओके अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट VC की वैल्यू राइट डाउन करें तो VC इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। ओके यहाँ पर अब हम VR और VC की वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो VR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारा IR होता है और वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर हमारा होता है IXC। जैसे कि वोल्टेज अक्रॉस दी रेजिस्टर IR होता है वैसे ही वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर हमारा IXC होता है। यहाँ पर XC हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, धारितीय प्रतिघात है, और XC का जो यूनिट होता है वो भी हमारा ओम ही होता है। तो यहाँ से VR और VC की वैल्यू हम इस इक्वेशन में अगर पुट करें सो VM इक्वस टू अंडर द रूट यहाँ हो जाएगा हमारा IR का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा IXC का होल स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ से ये टर्म हो जाएगी I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XC स्क्वायर। अब यहाँ से हम I को कॉमन लें अगर, तो यहाँ से दोनों टर्म में से I अगर कॉमन आ जाएगी तो कुछ इस प्रकार से हमारी इक्वेशन आ जाएगी। I स्क्वायर कॉमन आ गया सो R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ठीक है, सो VM इक्वस टू अंडर द रूट I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हम टर्म देखें तो हमारी जो टर्म है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी VM इक्वस टू I स्क्वायर में से, देखो स्क्वायर रूट के अंदर I स्क्वायर है तो वो बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा I बन जाएगा। देन हमारे अंडर द रूट के अंदर रिमेनिंग रहेगा R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ओके तो यहाँ से अगर हम I की वैल्यू फाइंड करें देन I इक्वस टू हमारा आ जाएगा VM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हमारे इलेक्ट्रिक करंट की इक्वेशन हुई। अगर यहाँ से अगर हम इसी इक्वेशन से और राइट डाउन करें तो वहाँ से अगर हम देखें सो VM अपॉन I क्या हो जाएगा, एक और इक्वेशन लिखें सो VM अपॉन I इक्वस टू हमारा हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। देखो इस इक्वेशन से हमने क्या किया है, I को हमने लेफ्ट हैंड साइड ले गए सो VM अपॉन I क्या हो जाएगा रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। देखो V अपॉन I क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम क्या लिख सकते हैं V इक्वस टू IR। सो V अपॉन I क्या होता है R होता है, लेकिन यहाँ पर VM है तो हम क्या लिखेंगे, इसको Z लिखेंगे और उस Z को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं इम्पीडेंस की फॉर्म में। तो ये हमारा हो गया इम्पीडेंस की इक्वेशन। सो Z इक्वस टू अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। जैसा कि हमने देखा यहाँ पे कि हमारी जो करंट की हमें जो इक्वेशन मिली वो है हमारी I इक्वस टू VM अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। और अगर इस इक्वेशन अबव इक्वेशन में अगर हम यहाँ पे I को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं तो VM अपॉन I हमारा हो जाएगा रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, और VM अपॉन I को हम Z से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमारा हो जाएगा इम्पीडेंस, है ना, जिसको हम कहते हैं प्रतिबाधा। तो ये हमारा RC सर्किट के केस में इम्पीडेंस हो गया और ये हमारी प्रतिबाधा हो गई रूट RC स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। और इसको हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं Z इक्वस टू अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा C स्क्वायर, क्योंकि XC इक्वस टू 1 अपॉन ओमेगा C होता है। तो ये हो गया हमारा इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस का भी यूनिट हमारा ओम ही होता है। अब हम देखते हैं इम्पीडेंस डायग्राम को। तो जैसा कि हमने कहा कि हमारा जो सर्किट है वो R और C के बारे में है, तो हमने यहाँ पर R को रेजिस्टेंस को X एक्सिस में ले लिया है और हमने हमारा जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ना, जो कैपेसिटर के अक्रॉस हमारा जो रेजिस्टेंस है जिसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, धारितीय प्रतिघात, उसको हमने Y एक्सिस में ले लिया है। तो X एक्सिस में हमने रेजिस्टेंस ले लिया है और Y एक्सिस में हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस को ले लिया है। तो हमारा जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो एज पर हमारी इक्वेशन Z इक्वस टू अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा Z इक्वस टू अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया रिजल्टेंट और ये हमारा हो गया इम्पीडेंस डायग्राम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इम्पीडेंस डायग्राम। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम नेक्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एंगल के बारे में, किस प्रकार से हम यहाँ पर एंगल निकालेंगे। तो जैसे ही हमने LC हमारा जो हमने LC जो नेटवर्क प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था उसमें हमने जो एंगल निकाला था, कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम एंगल को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो जैसे कि हमारी जो इम्पीडेंस डायग्राम है, हमारा जो इम्पीडेंस डायग्राम है, नेक्स्ट हमारा पेपर जो हो गया, देखो ये हमारा जो डायग्राम है इसमें हमने X एक्सिस में हमने लिया है, X एक्सिस में हमने यहाँ पर लिया है, X एक्सिस में रेजिस्टेंस लिया है और Y एक्सिस में हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस को कंसिडर किया है।
तो जैसा कि यहाँ पर एक्स एक्सिस में हमने रेजिस्टेंस को कंसिडर किया है और वाई एक्सिस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस को कंसिडर किया है। तो टेन फाई का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है साइन फाई अपॉन कॉस फाई। तो टेन फाई इक्वल्स टू होता है साइन फाई अपॉन कॉस फाई, और साइन फाई हमारा वर्टिकल एक्सिस होता है और कॉस फाई हमारा हॉरिजेंटल एक्सिस के रिगार्डिंग होता है। तो अगर हम टेन फाई की वैल्यू देखें तो वर्टिकल एक्सिस में हमारा शो कर रखा है एक्सी और हॉरिजेंटल एक्सिस में हमारा है रेजिस्टेंस। सो टेन फाई इक्वल्स टू एक्सी अपॉन आर हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम फाई की वैल्यू फाइंड करें तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्सी अपॉन आर। एक और तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर एक्सी की जगह हम अगर 1 ओमेगा सी पुट कर दें तो उस कंडीशन में हमारा जो एंगल हो जाएगा वो टेन इनवर्स 1 ओमेगा सी और डिवाइड में फिर से आर आ जाएगा तो 1 ओमेगा सी आर हो जाएगा। तो ये हमारा एंगल हो गया एल और सी के बीच में, सॉरी आर और सी के बीच में, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के बीच में इन द केस ऑफ आरसी सर्किट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। If you face any kind of doubt regarding this whole lecture, in that case you can comment in our doubt section and your doubt will be definitely solved in our upcoming lecture. In our upcoming lecture, we will discuss about the LCR circuit, means the combination of inductor, capacitor and resistance as a series combination. Means L inductor, capacitor और resistance को हम series combination में add करेंगे और फिर हम उस circuit को deal करेंगे. So this is all about our today's lecture. Thank you.